हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द लर्निंग अड्डा विद धामी सर। आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर माइंड मैप। हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर माइंड मैप के साथ, और ये चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज अप्रॉक्स 6 to 8 मार्क्स होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सेकेंड टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। फिर हम पढ़ेंगे फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक। फिर एक फॉर्मूला है, उसका यूज पढ़ेंगे कि उस फॉर्मूले पे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका यूज क्या है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। देन हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। आप सबको आई होप ये आता होगा, लेकिन बस नाम से आप पहचान नहीं पा रहे होंगे, तो वो डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि आप सबको ये आता होगा पहले से। फिर एक क्वेश्चन आता है जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट पी इज एन इरेशनल नंबर वेयर पी मस्ट बी एनी प्राइम नंबर। And the last topic is terminating and non-terminating terms. How we can decide the given term is terminating or non-terminating. चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। According to Euclid division lemma, if we have two positive integers a and b, then there exist unique integers q and r which satisfies the condition a equals to bq plus r, where r is greater or equal to 0 or less than b। मतलब क्या है, अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर a और b हैं, यहाँ पर a और b अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो उनके लिए q और r ऐसे यूनिक इंटीजर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और r की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या बराबर लेकिन b से छोटी होगी। सपोज कर लेते हैं, अगर b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू अगर हमने कहा 3 है, तो r की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0, 1 और 2। ये तीन वैल्यूज जो r की हो जाएंगी। ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब क्या है, हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो यूज करके ये बताना है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या तो 3m plus 1 की फॉर्म में होगा, और जहां m जो है हमारा वो एक इंटीजर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमने कहा लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 3, क्योंकि ये फॉर्म देखिए यहाँ 3m और 3m plus 1 है, तो हमने b जो लिया है वो 3 लिया, जैसे कि हमने पीछे लेमा में पढ़ा था। और अगर b 3 होगा तो a की जो वैल्यू r की जो वैल्यूज आ जाएंगी, या हम कह सकते हैं a इक्वल टू 3q प्लस r। ये अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने लिख दिया। अब b 3 है, तो जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखा था, r हो जाएगा 0, 1 और 2। Therefore a इक्वल टू, या तो फिर अगर r की वैल्यू 0 रखेंगे तो a की वैल्यू या तो 3q आएगी, या तो 3q प्लस 1 आएगी, या तो फिर 3q प्लस 2 आएगी। चलिए, अब हालांकि क्योंकि यहाँ बोल रहा है हमसे कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो a का स्क्वायर करेंगे। जब a का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, और इसका भी स्क्वायर होगा। तो देखिए ये आया a स्क्वायर इक्वल टू 3q होल स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसको हमने सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर इज q स्क्वायर। नाउ दिस विल बी a प्लस b होल स्क्वायर
which is a square plus b square plus 2ab, or it will become 9q square plus 1 plus 6q. And again with the same with this bracket also, we will apply a plus b whole square, and the result will be 9q square plus 4 plus 12q. Now see what we will rearrange the terms here. We will rearrange the terms. After rearranging, we will get this. Now the first term is 9q square, and second term will be, we will take 3 common from these two terms. These two means this one, 9q square plus 6q. We will take 3 common from these two terms. So we are left with 3q square plus 2q. Here what we will do, we will take 3 common from these 3 terms. 3 will be common, and we are now left with 3q square plus 4q plus 1 plus 1. Now let us suppose q square as m, as q is an integer. Q is an integer. We have supposed this is m. 3q square plus 2q will also be an integer. Let us suppose this is m2. So this is 3m2 plus 1, and let us suppose this term is m3, as this one is also integer. So we can say this is m3, where m1, m2, m3 are integers. Hence it can be said that the square of any positive integer is either of 3m or 3m plus 1. यहाँ देखिए, यहाँ या तो ये 3m की फॉर्म में है, या तो 3m plus 1 की फॉर्म में है, या तो ये 3m plus 1 देखिए फॉर्म में। ये 9m को आप ये भी ले सकते हैं ना, ये यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे 3 होगा, उसको सही कर लीजिएगा आप, ये 3m होगा। क्यों? क्योंकि ये 9 है तो 9 को हम 3 into 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, और m1 जो है उसको 3q स्क्वायर को m1 सपोज कर लिया हमने, तो 3m, 3m plus 1, 3m plus 1। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। सेकेंड चीज बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। याद रखिए वो लेमा था और ये एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। कंसिडर वी हैव 2 नंबर्स। इसमें क्या होता है, हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर के बीच का एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझते हैं। कंसिडर वी हैव 2 नंबर्स 78 and 980. We need to find HCF of both of these numbers. To do this we choose the largest integer first. ये चीज बहुत ध्यान से देखिए। We choose the largest integer first, that is 980, and then according to Euclid division lemma, a equals to bq plus r. तो जहाँ पे a जो है हमारा वो लार्जेस्ट नंबर है और b वाला स्मॉल नंबर, ठीक है। और जब तक r हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हम इस प्रोसेस को सॉल्व करते रहेंगे। वेयर r इज यहाँ पे ये लेस देन का साइन बना लीजिएगा। वेयर r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन b। अब देखिए यहाँ पे 980 को हमने सॉल्व किया। 980 को जो हमने डिवाइड किया तो 78 से, क्योंकि दूसरा नंबर 78 था, तो वो 12 टाइम जाएगा, 44 रिमेनिंग बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 980 इक्वल टू 78 इंटू 12 प्लस 44। यहाँ ए बी क्यू आर आप देख रहे हैं क्या क्या है। फिर अब हम कंपेयर करेंगे इसमें और इसमें। इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा उसको इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और छोटे वाले नंबर को इधर लिखेंगे, या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं छोटे वाले नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखिए 1 टाइम कंप्लीट जाएगा और 34 बच जाएगा। फिर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे 44 और 34 में। जो बड़ा नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड और छोटे नंबर को राइट हैंड साइड। और फिर हमने इसको फिर से डिवाइड करके देखा तो 1 टाइम कंप्लीट चला गया और 10 रिमाइंडर बच गया। अब फिर कंपेयर करेंगे 34 और 10 में, तो 34 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड और 10 राइट हैंड साइड। अभी भी देखिए डिवाइड करने पे 3 टाइम चला गया और 4 रिमाइंडर बच गया। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे 10 और 4 में, तो 10 को फिर से लेफ्ट हैंड साइड, 4 को राइट हैंड साइड। फिर 2 टाइम चला जाएगा, रिमाइंडर हमारा 2 फिर बच गया। अब फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे 4 और 2 में, 4 को लेफ्ट हैंड साइड, 2 को राइट हैंड साइड। तो ये 2 टाइम चला जाएगा कम्प्लीटली और r जो है हमारा 0 आ गया। तो ये जब तक r 0 नहीं आएगा तब तक हम सॉल्व करते रहेंगे।
अब R 0 आ गया, इसका मतलब ये जो पहला वाला नंबर है ये इन दोनों नंबर का, किन दोनों का, 78 और 980 का SCF आ जाएगा. As we see that the remainder has become 0, therefore proceeding further is not possible, and hence the SCF of divisor B left in the last step, which in this case is 2. We can say that SCF of 980 and 78 is 2. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि SCF of 980 and 78 is 2. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिएगा, ये आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से. एक और एग्जांपल देखते हैं. फाइंड द SCF of 81 and 675 यूजिंग यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम. ये भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही है, कोई चेंज नहीं, बस नाम थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा. सोल्यूशन देखिए फिर से वही, इन दोनों में से जो लार्जेस्ट नंबर है उसको लेफ्ट हैंड साइड और स्मॉल नंबर को राइट हैंड साइड, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे. फिर अब ये देखिए यहाँ पे 81 आया और 27 बचा. फिर से लार्जेस्ट नंबर को लेफ्ट हैंड साइड, स्मॉल नंबर को राइट हैंड साइड. देखिए 3 टाइम गया और यहाँ पे सेकेंड टाइम में ही हमारा 0 आ गया. तो SCF जो आया हमारा दैट इज 27. तो हम कहेंगे द SCF ऑफ 81 and 625 इज 27. चलिए, आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया होगा आपको. अगर सपोज करिए यहाँ पे 3 नंबर होते हैं, एक होता है 81, फिर होता है 675 और मान लीजिए फिर होता 54 या 540 मान लेते हैं हम, 540 होता. और इनको यूक्लिड डिवीजन लेमा से या एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना होता, SCF निकालना होता. तो हम क्या करते हैं, हम ये प्रोसेस पूरा करते हैं. यहाँ तक 0 आता है, SCF 27 आता, फिर 27 और इस 540 को फिर से इसी मेथड से सॉल्व करते हैं. फिर जो SCF आता वो इन तीनों का SCF होता. समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि पहले हम, अगर ये 3 नंबर होते हैं या 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं, तो तीनों में पहले हम किसी 2 का SCF निकालते हैं, किन्हीं भी 2 का, जरूरी नहीं कि इन दोनों का निकालते, किन्हीं भी 2 का निकाल लेते हैं. फिर जो SCF आता उसको तीसरे वाले के साथ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के SCF निकालते हैं, और वो जो SCF आता फाइनली वो तीनों नंबर का SCF होता. चलिए, आई होप क्लियर हो गया. नाउ द फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक. कभी कभी इसका जो है स्टेटमेंट पूछ लेता है. तो ये स्टेटमेंट क्या है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर except the number 1 can be represented in exactly one way apart from rearrangement as a product of one or more primes. मतलब क्या है कि 1 को छोड़ के हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, और ये प्राइम फैक्टर एक यूनिक प्राइम फैक्टर होगा अगर हम जो डिजिट्स हैं उनको रीअरेंज ना करें या उनके अरेंजमेंट पे ध्यान ना दें. तो ठीक है, मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 1 को छोड़ के या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो अपने आप में एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा. चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है अच्छे से. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है एक्सप्रेस 385 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो यहाँ पे हम देखिए 3825 का हमने प्राइम फैक्टर किया हुआ है. ठीक है, अब आप लोगों से बहुत लोगों को ये आता होगा जिसे आप लोग एलसीएम बोलते होगे. तो बेटा एलसीएम एक बहुत ही गलत टर्म है इस प्रोसेस के लिए. ये प्रोसेस जो है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं. करने के बाद ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं. देखिए 3, 5, 17 तीनों प्राइम नंबर है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं. ठीक है, चलिए. नाउ द क्वेश्चन इज एक्सेस टू 1.2 में एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. तो जैसे मैंने अभी प्रीवियस यहाँ पे दिखाया ऐसे ही आपको इसके प्राइम फैक्टर करने हैं. तो 140 का आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, और ये इस तरह से आ जाएगा. इसी तरह से आप 156 निकालेंगे, 3825 निकालेंगे, 505 निकालेंगे और 7429 निकालेंगे. अच्छा, एक चीज़ और यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे छोटे नंबर से ही शुरू करें.
हम किसी भी नंबर से शुरू कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वो नंबर एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो फॉर्मूला हमने लिखा था पहले उसका यूज देखते हैं। इस फॉर्मूले का यूज क्या है, x मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल्स टू SCF ऑफ x एंड y इंटू एलसीएम ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर x और y जो है वो हमारे दो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 510 और 92 ये दो नंबर है। हमने 510 और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर अब क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे SCF जो है SCF देखिए, SCF इन दोनों में क्या होता है जो कॉमन आता है। तो ये देखिए ये 2 कॉमन है, या 2 के अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो SCF 2 आ जाएगा। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम कॉमन वाले को एक बार लिखेंगे, जो कि हमने ये लिख दिया। फिर जितना बच गया वो सारा लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 2 बचा तो यहाँ 2 लिख दिया, फिर 3, फिर 3, यहाँ 517 बचा 517, और लास्ट में 23 भी लिख दिया। तो SCF लेते वक्त हम क्या करते हैं, जो कॉमन आता है उसको एक बार लिख लेते हैं बस, और एलसीएम लेते टाइम जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं है जितने बचे हुए टर्म है उन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, वो हो जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमने निकाला, दैट इज 46,920, और हमने एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो वो भी यही आया। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ एंड मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, और यही चीज हमने यहाँ देखी थी। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आपको ये आ गया होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 4 नंबर में 100% आता है, और इसके करने के स्टेप भी यही है। सबसे पहले आपको कंसीडर करना है, उसके बाद ये लाइन 100% सब में लिखनी है, फिर यही चीज़ होना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड सारे क्वेश्चन में करना है, फिर ये लाइन भी सब में लिखनी है, ये लाइन भी सब में लिखनी है, ये लाइन भी सब में लिखनी है, ये भी ऐसे ही करना है, ये भी ऐसे ही करना है, ये भी ऐसे ही करना है। तो बेसिकली इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब एक ही जैसे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कहता है प्रूव दैट √5 इज इरैशनल। तो यहाँ पे √5 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, √2 हो सकता है, √13 हो सकता है, 11 हो सकता है, लेकिन वो एक ऐसा नंबर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, या आप कह सकते हैं प्राइम नंबर हो। ठीक है, मोस्टली आपको प्राइम नंबर ही मिलता है। तो लेट अस सपोज दैट √5 इज इरैशनल। क्वेश्चन कह रहा था कि हमको प्रूव करना है √5 इरैशनल है। हमने कहा कि हम मान के चल रहे हैं कि वो रैशनल है, तो ये मेथड कहलाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो बात हम कह रहे हैं बाद में उसी को गलत साबित कर देंगे। इट मीन्स दैट वी हैव को प्राइम इंटीजर्स a एंड b सच दैट। हमने सपोज किया कि √5 जो वो रैशनल नंबर है, और आपको पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हमने यहाँ p/q की जगह हमने a/b ले लिया है, और a और b जो है वो को प्राइम है। इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखिए, को प्राइम। तो को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल ना हो एक्सेप्ट 1, मतलब 1 के अलावा वो दोनों टेबल आपस में एक दूसरे को डिवाइड ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज करिए 9 एंड 10, ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, 20 एंड 21, 20 एंड 23, तो ये सारे नंबर जो आपस में एक साथ हों लेकिन आपस में एक दूसरे को डिवाइड ना कर सकें, ठीक है, उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। तो अब हमको पता है रैशनल नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लिख दिया, b को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब 5 का स्क्वायर किया तो दैट इज 5, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर इज a स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज है, इट मीन 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, मतलब अगर 5 से इधर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा तो मतलब क्या है, 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमने कहा 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं 5 इज अ डिवाइजर ऑफ a स्क्वायर, और यू कैन से 5 इज अ मल्टीपल ऑफ a स्क्वायर। तो हमने यहाँ कहा 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, हेंस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ a।
अगर 5 जो है वो ए स्क्वायर का फैक्टर होगा तो 5 ए का भी फैक्टर होगा, जो कि एक थ्योरम है हमारे इसी चैप्टर में। If 5 is a factor of a, it means it can be written as a equals to 5c। अगर 5 जो है a का फैक्टर तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, where c is some integer। अब क्या किया हमने, a की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी। चलिए अब ये वैल्यू जब a की 5 से जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ये 5 b स्क्वायर पहले से था, ठीक है, इक्वल्स टू a है तो a की जगह हमने लिख लिया 5c होल स्क्वायर। अब देखिए ये 5 ऐसे ही रहा, b स्क्वायर ऐसे ही रहा, 5 का स्क्वायर 25, c स्क्वायर। अब 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो यहाँ से देखिए आपको पता चल रहा है कि b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब जब ये आ गया है तो हम ये कह सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमने कहा था 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, क्योंकि ये 5 मल्टीपल में आ गया था। ऐसे यहाँ 5 यहाँ मल्टीपल में आ गया तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको याद हो तो हमने यहाँ बोला था कि a और b को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे को प्राइम का मतलब इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन हमने बोला कि भैया a5 जो है वो भी a स्क्वायर का फैक्टर है और 5 जो है वो b स्क्वायर का भी फैक्टर है, तो हमने कहा 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ b। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी कैन से दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ a and b, बट a and b आर को प्राइम, a और b हम को प्राइम लेके चले थे। तो दिस इज देयरफॉर आवर असम्पशन वाज रॉन्ग। तो ये गलत आ गया ना, जो को प्राइम है तो उनमें कॉमन फैक्टर कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे लेकिन हम ले आए थे, जो कि गलत है। और ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत सपोज किया था। और गलत हमने क्या सपोज किया था कि √5 रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं √5 कैन नॉट बी रैशनल, हेंस इट इज इरैशनल। इस वीडियो को पॉज करिए या फिर दोबारा पीछे जाके इसको दोबारा देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से समझिए और कम से कम 5 से 6 बार इसको करने की कोशिश करिए। अगर आज वीडियो देखने के बाद आप इसको कर लेते हैं तो ये आपके बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा और 100% ये बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। चलिए एक और कंसेप्ट पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम एनी गिवन रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, कोई भी रैशनल नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, वेयर p and q आर को प्राइम। याद रखिएगा p and q को प्राइम है, को प्राइम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n multiplied by 5 to the power m, where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब अगर p और q को प्राइम है और जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर ये इस फॉर्म में हो 2 की पावर m एंड 5 to the power m, मतलब डिनोमिनेटर को जब हम प्राइम फैक्टराइज करें तो जो डिनोमिनेटर है उसमें या तो सिर्फ 2 आए, या तो सिर्फ 5 आए, या तो सिर्फ 2 और 5 आए। इसके अलावा अगर कोई और आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए हमने इसको प्राइम फैक्टराइज किया तो हमारा 5 to the power 5 आया। अब हम 5 to the power 5 के साथ में कोई भी नंबर अगर हमारा लिखा है तो उसके साथ में हम ये लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1, और आपको पता है 2 to the power 0 क्या होगा, 1 होगा। तो 2 to the power 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 to the power 5। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि 2 to the power 0 1 ही क्यों होगा। अगर किसी को आता है, कोई प्रूव कर सकता है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में प्रूव करके बताया मुझे कि कैसे होता है। 2 की पावर 0 1 होता है, या फिर किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो 1 हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। Here denominator is of the form 2 to the power n multiplied by 5 to the power m, where m is equal to 5 and n equal to 0। अब यहाँ 2 और 5 आ गया है, या हम कहें तो सिर्फ 5 है। तो मैंने बताया था या तो 2 आए, या तो 5 आए, या तो 2 और 5 दोनों आए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं। दैट्स इट। अब आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। अब अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो आप इस माइंड मैप के थ्रू एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, या आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं इस माइंड मैप के थ्रू। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सारे क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन अपने आप ही लगाएं, कहीं से देख के या किसी से कंसल्ट करके अगर आप लगाते हैं तो वो जो
नॉलेज होता है वो उतना स्टेबल नहीं हो पाता है। अगर आप वीडियो देख के, माइंड मैप देख के, चीज़ों को समझ के, प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा स्टेबल होगा और आप बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस को बहुत जल्दी समझ पाएंगे, बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपकी अब हैबिट बन चुकी है। आपने बेसिक पे काम किया है। बेसिक अगर आपका क्लियर है तो प्रॉब्लम कोई भी आए आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।